हेलो बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये वीडियो सीरीज चल रहा है और हम अब तक कई सारे वीडियो इसमें बना चुके हैं। ये शायद हमारा 10वां वीडियो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म टॉपिक का ये हमारा तीसरा वीडियो है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट को डिस्कस किया है, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेस्ड एमसीक्यू। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी एकदम बढ़िया एमसीक्यू है। 15 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में, और इस 15 एमसीक्यू को अगर आप ठीक से सोल्व कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एकदम समझ में आ गया है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने पहले 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि कंसेप्ट वाले वीडियो ना देखे हो तो पहले उसे देख लीजिए और फिर इस वीडियो को शुरू कीजिए, ताकि आपको ये सभी एमसीक्यू ठीक तरह से एकदम समझ में आ जाए। और एक और बात, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो अपना काम शुरू करते हैं। मैं हूं दिवाकर जानी और ये है हमारा चैनल का नाम भी है दिवाकर जानी। तो शुरू करते हैं हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री मींस EZ सिस्टम। EZ सिस्टम वीडियो लेक्चर 8 में हम लोगों ने लास्ट में सीखा है। तो अगर आपने वो देखा हो तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है EZ सिस्टम के मुताबिक A कौन सा है और B का स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। तो उससे पहले रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे हमको। कोहन, इंगोल्ड एंड प्रीलोग्स रूल, प्रायोरिटी रूल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शंस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसे अपने आप सोल्व कर लेते हैं। इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स का पहला एटॉम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? फ्लोरीन को। तो इसे पहली प्रायोरिटी और इसे दूसरी। और यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन को हमेशा अंतिम प्रायोरिटी ही मिलेगी, therefore this group will have first priority। तो यहाँ पर दोनों ही सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप are on the same side of double bond, so this kind of structure is called a Z structure। याद करिए, ठीक से याद कीजिए, अगर दोनों ही सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हो तो उसे Z स्ट्रक्चर कहा जाता है, और अगर डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड हो तो उसे E स्ट्रक्चर कहा जाएगा। इसको चेक करते हैं। पहले कार्बन के साथ फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा दूसरी ही रहेगी और फ्लोरीन को हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ब्रोमीन से, तो आयोडीन विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ब्रोमीन विल हैव सेकंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पर दोनों सेम प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप्स, they are situated on the opposite side of double bond. In that case, this structure is said to be E structure। तो हमारा A स्ट्रक्चर है वो Z टाइप का है और B स्ट्रक्चर E टाइप का है। तो A Z हो और B E हो, ऐसा एक ऑप्शन है हमारा D। So D will be our correct answer। टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट। अगर आपको EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आता हो तो ये क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो जरूरी है पहले कंसेप्ट को बराबर समझ के रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा? तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए पहली शर्त यह है कि हमारा कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, और डबल बॉन्ड वाले दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए।
तो इसी हिसाब से चेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करें, यहाँ पर दोनों ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। सपोज ये कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से हम लोग इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर एक O है, तो ये दोनों डिफरेंट है। इस कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है, तो दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इस हिसाब से इसमें तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए और यहाँ से इसे ट्रैक करें तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप में एक CH2 और एक O है, यहाँ पर भी एक CH2 और एक O है, और ये सिस भी कहा जा सकता है। इसे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें दिखाई देगा। हमें ढूंढना है किसमें नहीं पाया जाएगा। इसको चेक करते हैं अभी। अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो ये कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सेम कंडीशन कैन बी अप्लाइड एट दिस कार्बन ऑल्सो, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। सिस वाला जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें होगा। इसे चेक करते हैं। अगर यहाँ से इसको डिवाइड किया जाए तो ये कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, और अगर एक कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो तब उस कंडीशन में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो सी में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इस हिसाब से सी हमारा आंसर बनेगा। बी को भी चेक कर लेते हैं। इस कार्बन के साथ अगर यहाँ से डिवाइड करें तो जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। इसी तरह इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो एक ही स्ट्रक्चर है सी जिसमें कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन पाएगा, और वो है सी। देयरफॉर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिन एंटी आइसोमरिज्म विल बी शोन बाय। यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है सिन और एंटी वाला आइसोमरिज्म किसमें पाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ब्यूट टू इन, और इसमें हमें ठीक से पता है कि यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ही होगा। दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ CH3 और H सेम फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ सिस ट्रांस बन पाएगा। तो इसमें सिन एंटी नहीं बल्कि सिस और ट्रांस बनेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगर इस तरह का हो तो इसमें हमें EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मिलेगा, सिस ट्रांस नहीं EZ मिलेगा। हमें तो चाहिए सिन और एंटी वाला नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर तो नहीं पाया जाएगा। एक बार ठीक से याद कर लीजिए, सिन एंटी नोमेनक्लेचर कब दिया जाता है? या तो हमारे पास ऑक्साइन कंपाउंड हो और या तो एजो कंपाउंड हो, तब हम सिन और एंटी नोमेनक्लेचर अप्लाई करेंगे। ये एजो या ऑक्साइन नहीं है, ये भी एजो और ऑक्साइन नहीं है। ये अगर हम देखें तो ये भी एजो और ऑक्साइन में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड C है, FCl, यहाँ पर भी FCl है, तो यहाँ तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा। हमें चाहिए सिन एंटी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो केवल एक ही बचा है हमारे पास, और इसे अगर हम देखें C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर कार्बन के साथ एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर होगी और एक OH होगा। और हमने ऐसा कहा था कि H and OH, if both these functional groups are on the same side, then such structure is said to be syn। और अगर ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में हो तो हम लोग इसे कहेंगे एंटी। ये हमारा बनेगा एंटी। तो सिन एंटी सिस्टम कैन बी अप्लाइड टू ओनली this compound because it is an oxime, so D is the correct answer। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compound will not show geometrical isomerism? फिर से सेम वाला क्वेश्चन, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें नहीं होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, सभी को चेक करना पड़ेगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो तो उसमें सबसे पहले सिमेट्रिक मोलेक्यूल होना चाहिए। ये किसी हिसाब से सिमेट्रिक नहीं है,
और एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप सेम डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सिमेट्री किसी और से भी नहीं है, और अगर हम इस तरह से इसे ब्रेक करना चाहें तो सभी कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक ही कार्बन हमें ऐसा मिल रहा है जिसके साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बाकी सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, दो सभी के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो हमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन के साथ एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, बाकी के सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम, इसके साथ दो मिथाइल है और बाकी सभी के साथ दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से तो हमारा आंसर अब क्लियर हो गया, ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए। इसे भी चेक कर लेते हैं। फिर इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर बाकी के सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पर दो क्लोरीन है, बाकी सभी जगह पर दो हाइड्रोजन है। तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। सो डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई आइसोमर इज। अब आपको ठीक तरह से आ गया है तो पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि आंसर कौन सा बनेगा। हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ दीज इज ई। तो खुद से कीजिए पहले ट्राई। ओके, तो मैं बता रहा हूँ ई और जेड आइसोमर के लिए दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए सभी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि चारों के चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हो तभी भी हम लोग ई और जेड नोमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले में देखिए 1 2 3 4 चारों डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। चलिए करते हैं। कॉन, इंगोल्ड एंड प्रीलोड मेथड। प्रायोरिटी नंबर्स देंगे। क्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की प्रायोरिटी पहली बनेगी, इसकी दूसरी। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा लास्ट ही आएगी, दूसरी, इसे हम पहला करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है ई मीन्स सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी वो ई कहा जाएगा। सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड हो तो वो तो जेड बनता है। हमें पूछा गया है ई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो हमारी कंडीशन ही क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ई जेड नोमेनक्लेचर इसमें अप्लाई ही नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये सिस है, सिस ट्विन है, यहाँ पर ई और जेड की जरूरत ही नहीं है, सिस और ट्रांस में ही ये आ जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, ये भी नहीं। अभी एक वजह है हमारे पास, पहले देखते हैं चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जवाब है हाँ है, तो प्रायोरिटी नंबर्स देंगे, इसे 2 ही मिलेगा हमेशा, इसे 1। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो उसके साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप को देखो। इस कार्बन के साथ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, इसे दूसरी। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ई स्ट्रक्चर हुआ। तो सी इज आवर आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमें एक कंपाउंड दिया गया है जो कि डाइन है, 2 डबल बॉन्ड है, और इसका IUPAC नाम क्या होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। तो नाम को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसे बराबर पहचान लेते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और एक ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अगर हम इसे माने तो ये जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे है, डबल बॉन्ड है। सो दिस इज अ सिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ई जेड नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है ई जेड के लिए चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ई जेड के लिए। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये तो सिस ही बनेगा, इसे ई जेड कहने का कोई मतलब नहीं है।
तो ये हुआ सिस, हमारा पहला डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर सिस है। अगर दूसरे को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, बट दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज आवर ट्रांस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी इजेड नोमेनक्लेचर देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, चारों के चारों डिफरेंट हो तभी हम इजेड को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर उसे इजेड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिस ट्रांस में से ही हम इसे पहचानेंगे। ओके, तो हमारे पास एक सिस है और एक ट्रांस है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 1 2 3 4 5 6 and 7। दैट मीन्स this compound is having 7 carbon and 2 double bond, so it can be heptadine। 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग हम लोग यहाँ से ही करेंगे 1 2, because the number of double bond is at second position if we count from this end, but if we count from this end then it will be 1 2 3 at third position। तो यहाँ से ही गिनना पड़ेगा। तो पहले आएगा सिस, उसके बाद में आएगा ट्रांस और इसे कहेंगे हेप्टाडाइन। लेकिन नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। सो इस हेप्टाडाइन में दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सो इट इज अ 2-4 हेप्टाडाइन एंड फर्स्ट half is cis while the second is trans। so cis trans, यहाँ पर तो इजेड लिखा हुआ है, ये तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों ट्रांस लिखा हुआ है, ये भी गए, दोनों सिस भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सिस ट्रांस। नेम इज 2,4,2,4 हेप्टाडाइन। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो दिस वुड बी दी IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द एबव कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर। तो तीनों के हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे ये फाइंड आउट करना है। मैं याद दिला दूं आपको, हमने एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलीन। वो वीडियो को अगर आपने देखा हो तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलीन में कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो वो वीडियो अगर आपने न देखा हो तो जरूर देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सब पोलीन है, देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, सभी पोलीन है। और ये पोलीन स्ट्रक्चर में हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनने वाले हैं ये पूछा गया है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको पोलीन के बारे में पता है और आपने वो वीडियो देखा है। अब हम लोग इसे सोल्व करने वाले हैं। चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ये हमें देखना चाहिए कि ये पोलीन है, हाँ है, और दूसरा ये देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक को देखने से पहले मेरा ध्यान पहले इस कार्बन पर जा रहा है जिसके पास डबल बॉन्ड है लेकिन 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स दिस कार्बन इज हैविंग 2 सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, दोनों ही सेम हो, तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा ही नहीं। तो ये कार्बन तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दे पाएगा। दूसरी जगह पर जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर भी सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ पर भी दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद इस एंड में भी सेम फंक्शनल ग्रुप ही है। तो अगर एक ही कार्बन पर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो तो वहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। तो या इस स्ट्रक्चर का तो एक भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर इसका एक भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो तो हमारे पास अलग फॉर्मूला है, ओड नंबर में हो तो अलग फॉर्मूला है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में हमें ये अप्लाई करना है। अगर नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो तो 2:m।
लेकिन वो तो तभी अप्लाई होगा जब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन फुलफिल होगी, और वो कंडीशन है एक कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले किसी भी एक कार्बन पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो है, इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं बनेंगे पहले स्ट्रक्चर का। तो पहले का एक भी नहीं बनेगा। अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के साथ सेम कंडीशन, फिर से दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका तो कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं बनेगा। अगर हम आगे बढ़े तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड अब कितने हैं? वैसे तो डबल बॉन्ड 2 है, लेकिन इस डबल बॉन्ड का कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन पाएगा, इसका ही बन सकता है, और वो 2 है, सिस एंड ट्रांस। तो इस स्ट्रक्चर में ओनली 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कौन से? सिस और ट्रांस। दैट मीन्स आवर स्ट्रक्चर 2 विल गिव टोटल 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। एक ही डबल बॉन्ड के कारण ये डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड है, और अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं। अगर हम इसको यहाँ बीच में से डिवाइड करें तो दोनों ही तरफ सेम स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक पोलिन। और अगर सिमेट्रिक पोलिन हो तो 2 कंडीशन, डबल बॉन्ड ओड नंबर में है या इवन नंबर में है, वो हमें ढूंढना है। तो पहला तो ये सिमेट्रिक तो था ही, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, और डबल बॉन्ड 1 और 2, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। तो इवन नंबर में अगर डबल बॉन्ड हो तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म can be find by using the formula 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. This would be the formula in case of a polyene which is having symmetric structure as well as even number of double bond. Symmetric and even number of double bond हो तो ये formula apply होगा। मैं फिर से याद दिला दूं, पोलिन में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला वीडियो आप देख ले तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब n मीन्स नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऐसा कई बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बोले तो इसका मतलब निकलता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, क्योंकि सभी डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर नहीं होते। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड थे, लेकिन वो स्टीरियो सेंटर में नहीं गिने हमने, क्योंकि वहां पर कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं बनता। दैट मीन्स हियर n is not representing the number of double bond, but it is representing the number of stereo center. Stereo center means जहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जा सकता हो। तो ये दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए दोनों ही डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है। दैट मीन्स इन दिस केस द n वैल्यू ऑफ n इज 2। तो हम लोग यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 minus 1 n is 2 over here, so 2 minus 1 plus 2 raised to 2 by 2 minus 1, that means 2 raised to 2 minus 1 means 1 plus 2 raised to 2 by 2 is 1, 1 minus 1 is 0, so 2 raised to 1 is 2 plus 2 raised to 0 is 1, that means 3. So for the third structure we will have total 3 geometrical isomers. So our answer will be 0, 2 and 3 respectively. 0, 2 and 3. D is the correct answer in this case. तो ये पोलिन में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस तरह से होता है इसका रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हम लोग और भी कई सारे पोलिन में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
It says how many geometrical isomers are possible for given compound. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक गलती हो सकती है। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। दिस कार्बन इज हैविंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स टू हाइड्रोजन्स. So this pi bond is not involved in geometrical isomerism. तो ये तो कैंसिल हो गया। इस डबल बॉन्ड की भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन ही जुड़े हुए होंगे इस कार्बन के साथ. That means this pi bond is not a part of geometrical isomerism. इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर तो दोनों ही डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना रहे, तो हमें तुरंत ख्याल आएगा कि शायद इस कंडीशन में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा ही नहीं. लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है. हमने पहले सीखा था जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आइदर C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N और साइक्लिक स्ट्रक्चर शुड बी देयर. तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमें उसकी भी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी. तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, दो अलग अलग हुए. इस कार्बन के साथ भी ये फंक्शनल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन होगा, दोनों ही अलग अलग है. तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल बनेगा, जीरो तो नहीं होगा. तो अब कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे डिपेंड करेंगे. अगर इस साइक्लोहेक्सेन के एक ही तरफ ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, इस प्लेन के एक ही तरफ, तो ये बनेगा सिस. और एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ हो तो वो बनेगा ट्रांस. अगर ये बोर्ड में से बाहर निकलता हुआ हो, ये भी बोर्ड में से बाहर निकलता हुआ हो, तो इस कंडीशन में उसे कहा जाएगा सिस. अगर दोनों ही बोर्ड के अंदर जा रहे हो तो भी सिस ही कहा जाएगा. एक ऊपर आ रहा हो और एक अंदर जा रहा हो तो उसे ट्रांस कहा जाएगा. तो यहाँ पर ये दो जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल बनेंगे बिकॉज इट इज हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण इसके दो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे. दैट मीन्स सी इज अवर आंसर. जीरो नहीं होगा, दो तो बनेंगे ही क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का ये क्वेश्चन भी है. हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? देयर आर नो डबल बॉन्ड्स. तो अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो आंसर जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है. सेम पॉसिबिलिटी, अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे से दूर हो और दोनों हमारे तरफ आ रहे हो, ये तो सेम बनेगा, सिस होगा. और अगर एक हमारे से दूर जा रहा हो और एक हमारी तरफ आ रहा हो तो वो बनेगा ट्रांस. तो इसके भी दो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे. तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर भी सी ही हमारा आंसर होगा, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे. अब ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर? ये साइक्लोप्रोपेन है और इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड है. साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा. किस तरह से? हम लोग अगर इसको ऐसे देखें कि ये साइक्लोप्रोपेन के साथ तीनों ही क्लोरीन हमसे दूर जा रहे हो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो ये कहा जाएगा सिस. तीनों ही हमसे दूर. या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि तीनों क्लोरीन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो भी सिस ही कहलाया जाएगा. तो एक तो बना सिस. अब सिस बन रहा है तो ट्रांस भी बनेगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक क्लोरीन को हमसे दूर भेजे और 2 क्लोरीन एटॉम्स हमारी तरफ आ रहे हो. इस तरह से हम लोग अगर इमेजिन करें तो ये हमारा बनेगा ट्रांस. एक हमारी, 2 हमारी तरफ, एक हमसे दूर. इसका उल्टा भी इमेजिन कर सकते हैं, 2 हमसे दूर और एक हमारी तरफ, तो भी सेम ही होगा, उसे भी ट्रांस ही कहा जाएगा. तो इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल बनेंगे, सिस और ट्रांस. तो सी इसका आंसर होगा. सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाई देगा इसमें. ओके,
इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, पोलिन वाला क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से। यहाँ पर हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो ये पोलिन है, पहली नजर में यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोलिन हो तब हमें ये देखना है कि यहाँ पर स्टीरियो सेंटर कितने हैं। दैट मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल बनेगा। लेकिन इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 में होना चाहिए था, यहाँ पर तो ये sp है। तो ये डबल बॉन्ड, दोनों ही डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन के साथ sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो ये दोनों ही डबल बॉन्ड हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड, और अगर एक डबल बॉन्ड हो तो 2 ही जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस। यहाँ पर भी दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए सिस ट्रांस बनेंगे। अगर ये CH2 वाला होता तो एक भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता। यहाँ पर तो 2 बनेंगे, एक सिस वाला जिसमें कि दोनों ही हाइड्रोजन एक तरफ हो और ये दोनों ग्रुप दूसरी तरफ, और ट्रांस में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सी ही बनेगा, 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी GI आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। यहाँ पर भी कई सारे पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये एक तरह से पोलिन हुआ। लेकिन पोलिन हो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर ही हो। हमें स्टीरियो सेंटर वाले डबल बॉन्ड को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे देखें तो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन की दूसरी ओर भी डबल बॉन्ड है, तो ये तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन हुआ, तो ये दोनों ही डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कार्बन की भी सेम कंडीशन है, इसको भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही कहेंगे, तो यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं बनेगा। ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं होगा। इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड और ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होने के कारण ये पाई बॉन्ड भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। तो अब हमारे पास एक ही बचा, और अगर एक ही पाई बॉन्ड हो और उसमें भी अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो सिस एंड ट्रांस 2 ही जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके। तो इस तरफ से हमारा आंसर होगा बी, 2 सिस एंड ट्रांस ही बनेगा इसमें भी। ओके, पोलिन होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ 2 ही बने, क्योंकि ये ऐसा पोलिन है जिसमें स्टीरियो सेंटर एक ही है, तो एक तरह से ये पोलिन ही नहीं कहा जाएगा। पोलिन होने के बावजूद भी ये पोलिन की कैटेगरी में नहीं आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी GI आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। ये भी पोलिन ही है, देखिए तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। पहले हम देखें कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। पोलिन में सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक देखना है, और उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ पर वाकई वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, पाई बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के साथ दोनों ही डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही डिफरेंट है, तो ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ हमारा। यहाँ पर भी दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है। तो हमारे पास ये वाकई में पोलिन है, जो कि 2 स्टीरियो सेंटर है जिसके पास। तो अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। अगर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है और यहाँ पर से हम इसको डिवाइड करें तो दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन के साथ एक CH3 है और यहाँ पर 2 कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, तो ये तो नॉन सिमेट्रिक हुआ। और नॉन सिमेट्रिक
दोनों एंड पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इन दैट कंडीशन द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2n, और यहाँ n मीन्स नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, जो कि यहाँ पर 2 है। सो इस हिसाब से 2^2, दैट मीन्स टोटल 4 geometrical isomers can be possible for this compound, so our answer will be C, 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many geometrical isomers are possible for this structure? Again, one more question in which cycloalkane is given, and here this cyclopentane is having 5 methyl groups at each carbon, and we are asked to find the total number of geometrical isomers. So for that, we have to draw all the structures. Suppose we have all 5 methyl groups directing away from us. This is the possibility of one structure. You can draw it like this also. All 5 methyl groups are directing towards us. तो इसे क्या कहा जाएगा? ये दोनों ही स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सिस। सभी अपनी तरफ आए ऐसे, या तो फिर सभी अपने से दूर जा रहे हो, इस तरह से हम लोग दिखाए तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना। अभी दूसरा क्या बनेगा ये देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सपोज एक हमसे दूर जा रहा हो और 4 हमारी तरफ आ रहे हो, कोई भी एक दूर और 4 हमारी तरफ, तो ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक हमारी तरफ आ रहा हो और 4 हमसे दूर जा रहे हो, ये दोनों ही कहलाए जाएंगे ट्रांस स्ट्रक्चर्स, जिनमें एक दूसरे 4 के मुकाबले ट्रांस रहता है। तो 1 और 2, इन्हें 4 नहीं कहेंगे हम, ये एक ही है, ये भी एक ही है, तो टोटल अभी तक तो 2 बने। तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप हमसे दूर जा रहे हो, इस तरह से दिखाए, ये एक और ये दूसरा, और 3 हमारी तरफ आ रहे हो, इस तरह से दिखाए, तो ये भी एक किस्म का ट्रांस बनेगा, जिसमें 2 नजदीक पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप अपने से दूर जा रहा है, और 3 एक दूसरे के करीब वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए मिथाइल हमारी तरफ आ रहे हैं। इसका उल्टा भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये 2 हमारी तरफ आ रहे हो और ये 3 हमसे दूर जा रहे हो, ये भी एक किस्म का ट्रांस बनेगा। अभी और कोई पॉसिबिलिटी है? 3 तो बन चुके हैं अभी तक, चौथी एक और पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हमने 2 नजदीक पास वाले कार्बन में से मिथाइल ग्रुप को कंसीडर किया था, अब एक को छोड़ के भी कंसीडर कर सकते हैं ना। सपोज एक ये हमसे दूर जा रहा हो और एक ये हमसे दूर जा रहा हो, बाकी के 3 हमारी तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से भी दिखा सकते हैं, ये दोनों अलग हुए, तो ये भी एक किस्म का ट्रांस ही हुआ। इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये हमारी तरफ आ रहा है, ये भी हमारी तरफ आ रहा है, और ये लोग हमसे दूर जा रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का ट्रांस ही होगा। चौथी पॉसिबिलिटी और कोई, 4 तो बन चुके हैं, 5वीं पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये, इसे कंसीडर करें तो भी ये इसके जैसा ही स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। दैट मीन्स अब और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। 1 और 4 इस तरह से हमने ध्यान में लिया, 2 और 3 इस तरह से भी ध्यान में लिया। 2 और 3 में 2 पॉसिबिलिटी हमने की, 2 पास वाले कार्बन में से और एक को छोड़ के दूसरे कार्बन में से भी हो, इस तरह से हमने कंसीडर किया। तो इस हिसाब से हमारे टोटल 1 2 3 4 5 पेंटा मिथाइल साइक्लोपेंटेन का जियोमेट्रिकल आइसोमर का टोटल नंबर बनेगा 1 2 3 and 4। सो आवर आंसर विल बी
4. B is the correct answer for this question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Same question. How many geometrical isomers are possible for this structure? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्टीरियो सेंटर है पाई बॉन्ड वाला, जिसके कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर तो आइसोमरिज्म हमें मिलेगा सिस ट्रांस वाला. एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है. अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए ये दोनों ही कार्बन, यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन सिस ट्रांस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर का है और ये एक ही प्लेन में होगा. तो एक ही प्लेन में होने के कारण ये दोनों ही हाइड्रोजन अपने प्लेन से ऊपर या नीचे नहीं जा सकते. यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, उस और अंदर की ओर हाइड्रोजन नहीं बन सकता, इसलिए ये डबल बॉन्ड हमारे स्टीरियो सेंटर में नहीं गिना जाएगा. तो हमारे पास स्टीरियो सेंटर एक ही है, तो इस स्टीरियो सेंटर को ध्यान में रखें तो हमें सिर्फ दो ही जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, वो हो गए सिस एंड ट्रांस. तो इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर में केवल दो ही जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे. दैट मीन्स सी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि सिस और ट्रांस ये दो ही पॉसिबल बनेंगे इस स्ट्रक्चर में. ये पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों अगर यहाँ तक रखे हम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये सिस होगा. अगर इसे हम ट्रांस बनाना चाहे तो हमें एक हाइड्रोजन को इस तरफ भेजना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं बनेगा. इसलिए दिस इज नॉट आवर स्टीरियो सेंटर, ओनली दिस डबल बॉन्ड इज अ स्टीरियो सेंटर एंड इट कैन फॉर्म ओनली टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच आर सिस एंड ट्रांस. तो बच्चों ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड थे. एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया बीच में, पार्ट 2 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पार्ट 2 पोलिन्स के बारे में उसमें बताया गया है आपको. तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हमारे 3 वीडियो हुए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन डिटेल समझाया ही गया है. पार्ट 2 स्पेशली बनाया गया है पोलिन्स के नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर किस तरह से फाइंड करें उसके बारे में, और पार्ट 3 में हमने ये सब MCQs देखे. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं. अपने डाउट्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको मैं पढ़ के पॉसिबल बनेगा तो कोई और वीडियो में उसे मैं इंक्लूड करके आपके सामने रखूंगा. ओके देन, हैव अ नाइस डे.